तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो से हम जुत्सु काइसन की मांगा को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्सो हम जुत्सु काइसन की मांगा को लेटेस्ट से कवर करेंगे, ना कि पिछले वाले चैप्टर्स को। तो अगर आप कॉट अप हो ऑलरेडी मांगा से, तो आपको इस सीरीज को फॉलो करने में आसानी होगी। अगर आप नहीं कॉट अप हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको शिबुया आर्क एंड कलिंग गेम आर्क का एक छोटा सा समरी वीडियो या फिर एक बड़ा डिटेल समरी वीडियो दे दूंगा। ऑलरेडी शिबुया आर्क पे एक्चुअली काम चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 200 के बारे में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या हो चुका है अभी तक मांगा में। तो स्टार्टिंग में हमें गेटो और गोजो की बैक स्टोरी दिखाई गई थी, जहाँ पे उनकी तोजी से फाइट होती है एंड एक लड़की का मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से गेटो का माइंडसेट बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा जुत्सु काइसन 0 मूवी का स्टोरी सेटअप हुआ है। इसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ से शिबुया आर्क चालू होता है। एंड शिबुया आर्क का मेन मोटिव था कि किसी भी तरह से गोजो सातोरु को ये लोग सील कर दे। पूरे शिबुया आर्क में काफी सारे अमेजिंग फाइट्स होती हैं एंड इवेंचुअली गोजो सेंसे को सील कर दिया जाता है। जिसके बाद गेटो सुगुरु, जिसके अंदर केंजाकू नाम का एक कस्ड स्पिरिट है, वो चाहता है कि वो पूरे जापान के लोगों को मास्टर टेंगन के साथ मर्ज कर दे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी इवॉल्व हो जाए टू जुजुत्सु सॉर्सरर्स। कुछ इंटरेस्टिंग जुजुत्सु सॉर्सरर्स को सर्च करने के लिए और कुछ रिचुअल परफॉर्म करने के लिए वो कलिंग गेम ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें फाइट टू डेथ वाला सीन चल रहा होता है। पूरा बैटल रॉयल वाला सीन है। इसी कलिंग गेम आर्क के दौरान यूटा ओकोत्सु को भी हायर किया जाता है कि वो र्योमेन सुकुना को खत्म कर दे। एंड अगर आपको नहीं याद हो तो ओकोत्सु एक्चुअली में जुजुत्सु काइसन 0 का मेन प्रोटैगनिस्ट था। बट ओकोत्सु बीइंग स्टूडेंट ऑफ गोजो सेंसे, वो एक्चुअली में इटाडोरी की हेल्प करता है एंड ये लोग मिलकर किसी भी तरह से गोजो सेंसे को प्रिजन रेल्म यानी कि जो सील है उससे निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए इन्हें एक एंजल नाम की बंदी को खोजना है, जो कि इसी कलिंग गेम का एक पार्टिसिपेंट है। तो अभी वो बंदी इन्हें मिल चुकी है एंड उस बंदी का एक डिमांड होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूंगी अगर तुम द फॉलन नाम के बंदे को खत्म कर दो। अब ये द फॉलन नाम का बंदा कौन है, ये जान के आपकी बुद्धि खुल जाएगी, क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि र्योमेन सुकुना है। एंड फिर उसके बाद चालू होता है चैप्टर नंबर 200, जिसका रिव्यू आज हम करने वाले हैं। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो चैप्टर स्टार्ट होता है वही वाले सीन से, जहाँ पे र्योमेन सुकुना एक्चुअली में इटाडोरी को अपने रेल्म में बता रहा होता है कि मैं ही हूँ द फॉलन। और ये चीज सुन के इटाडोरी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड फिर इटाडोरी वापस से र्योमेन सुकुना के रेल्म से बाहर आता है एंड उसको इस स्टेट में देख के उशिगुरो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पे इटाडोरी अपना मुंह बना लेता है और बोलता है कि सॉरी, मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ी देर के लिए वहाँ सोफे पे लेटना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इटाडोरी कितना फनी कैरेक्टर है, तो वो सोफे पे लेटने जाते हुए बहुत सारे अजीब अजीब से हैंड साइंस बना के नाच गा के वो बताता है फुशिगुरो को कि उसके अंदर द फॉलन है, यानी कि र्योमेन सुकुना ही द फॉलन है। यहाँ पे फुशिगुरो अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑब्वियसली इटाडोरी के साइंस से उसको नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे क्या वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो उसका दिमाग थोड़ा सा चलता है और वो समझ जाता है कि इटाडोरी यहाँ पे साइंस इसलिए बना रहा है क्योंकि वो इस द एंजल नाम की बंदी को नहीं बताना चाहता कोई एक इंपॉर्टेंट बात। जिसके बाद उसको रियलाइज हो जाता है कि ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है, एंजल जिस बंदे को खोज रही है वो एक्चुअली में र्योमेन सुकुना है। यहाँ पे फुशिगुरो मन ही मन में सोचता है कि अगर हमें गोजो सेंसे को सील से बाहर निकालना है तो हमें एंजल का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। लेकिन फिर उसके लिए यही रिक्वायरमेंट है कि हमें द फॉलन को मारना पड़ेगा, और ये द फॉलन और कोई नहीं बल्कि सुकुना है। तो इसका मतलब इटाडोरी को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे इटाडोरी भी अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सुकुना ने, तो उसको भी ये बात समझ में आ जाती है कि एंजल के पास कोई ऐसी एबिलिटी है जिससे वो पूरी तरह से सुकुना को खत्म कर सकता है एंड इसके बाद सुकुना कभी भी वापस से रिजरेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे इटाडोरी का दिमाग खराब हो जाता है और वो सुकुना से बोलता है, क्या तुम अभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? भूल गया क्या तू कि मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूँ सिर्फ तुझे रोकने के लिए। यहाँ पे इटाडोरी मन ही मन में सोचता है कि उनकी टीम के पास इनफ पॉइंट्स है, फुशिगुरो के साइड से भी सब कुछ ठीक है, और अभी तक मैं मानता हूँ कि सेनपाइज ने ऐड नहीं किए हैं रूल्स कलिंग गेम में, लेकिन एक बार अगर वो रूल्स ऐड हो गए तो फिर मैं आराम से मर जाऊंगा। तो बेसिकली कलिंग गेम में कुछ पॉइंट्स वाला सिस्टम है और कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आप खुद से भी ऐड कर सकते हो अगर आप एक विनर बनते हो किसी भी फाइट का। तो अभी एक्चुअली में जो इसके सीनियर्स हैं जो कि अलग अलग एरियाज में फाइट कर रहे हैं कलिंग गेम के, उन्होंने अपना अपना रूल ऐड नहीं किया। यहाँ पे इटाडोरी बोलता है कि अगर मैं मर जाऊं आधे से ज्यादा सुकुना खत्म हो जाएगा और गोजो सेंसे वापस आ जाएंगे, और अगर मुझे ऐसा करना भी पड़े तो गोजो सेंसे को रिवाइव करने के लिए मैं आराम से मर भी जाऊंगा। और सेम इसी बात से फुशिगुरो भी परेशान है कि इटाडोरी यानी कि उसका दोस्त बहुत ही आराम से इतने बड़े कॉज के मरने के लिए तैयार है। तभी एंजल बोलती है कि कितनी अजीब बात है, काफी सारे लोग अचानक से कलिंग गेम के कॉलोनी में एंटर कर रहे हैं। तभी वो लोग कोगामे नाम के शिकिगामी को बुलाते हैं। सो कोगामे नाम का जो शिकिगामी है ये एक्चुअली में कलिंग गेम के जो प्लेयर्स हैं एंड कलिंग गेम का जो पूरा सिनेरियो अभी चल रहा है, तो उस चीज को ये कोगामे डिस्क्राइब करता है।
बेसिकली आप समझ लो कि एक बड़ा सा टीवी है जिसपे लीडर बोर्ड वगैरह दिखता है ना कि जब प्लेयर क्या कर रहे हैं, प्लेयर के रैंक कितना है, तो वो सारा काम ये शिकिगामी करता है कलिंग गेम के लिए। तो ये लोग कोगाने से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वो नंबर ऑफ प्लेयर्स दिखाओ जो कि पिछले 10 मिनट में ऐड हुए हैं, और ये नंबर देख के इन सभी की गांड फट जाती है। Hey, yo, क्योंकि पिछले सिर्फ 10 मिनट में 807 प्लेयर्स ऐड हुए हैं, और ये एक काफी बड़ी बात है। 807 प्लेयर्स, आप समझ रहे हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फरवरी 2018 का सीन। तो यहाँ पर गेटो सुगुरु एक कंजा को वर्ल्ड लीडर्स को कुछ कर्ज एनर्जी के बारे में बता रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि नेगेटिव इमोशंस और स्ट्रेस ही वो कारण है जिसकी वजह से कर्ज एनर्जी बनती है, और ये काफी स्मॉल क्वांटिटी में जापानीज लोगों से लीक होती है। अब ये एनर्जी जब एक साथ इकट्ठा हो जाती है तो इसकी वजह से कर्ज स्पिरिट्स का जन्म होता है, जिसे आप लोग भूत या मॉन्स्टर बोलते हो। अब जो ह्यूमंस इस कर्ज एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और अलग अलग एबिलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं, वो सुपर नेचुरल बीइंग्स होते हैं जिन्हें हम जुजुत्सु सॉर्सरर कहते हैं। अभी ये पूरा कर्स एनर्जी का सीन एक्चुअली में एक्सक्लूसिव है जापान के लिए। ये चीज जापान के बाहर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस यानी कि जो हमने जुजुत्सु काइसन 0 मूवी में देखा था कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो अफ्रीका से भी आए थे एंड उनके पास ये कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी थी। किंजाकू उन्हें आगे बताता है कि कर्स एनर्जी एक्चुअली में नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल हमारे नॉर्मल लाइट जैसा ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी हमारी आंखें या हमारा ब्रेन इनको पहचान नहीं पाता, और ना ही हम इन्हें कैमरा से कैप्चर कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि इन्हें कर्स चश्मा दिया जाता है जिससे वो इन कर्स एनर्जी स्पिरिट्स को देख पाए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से माँ की एक चश्मा यूज करती है ताकि वो कर्स स्पिरिट्स को देख पाए। और फिर जैसे ही वो लोग वो चश्मा लगाते हैं और केंजाकू उन्हें बताता है कि सिर्फ कर्स स्पिरिट्स ही नहीं है जो कि आप लोग नहीं देख सकते, इसके अलावा काफी सारे ऐसे इवेंट्स है जो कि जुजुत्सु सॉर्सरर भी करते हैं जिन्हें आप नहीं देख पाओगे नॉर्मली। तो गेटो तुरंत ही अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है एंड फिर इस पूरे रूम में बहुत सारे कर्स स्पिरिट मॉन्स्टर्स भर जाते हैं, जिनको देख के इन वर्ल्ड नोबल्स की गांड फट जाती है और लोग चश्मा निकाल के फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि ये AR या VR वाली टेक्नोलॉजी है और इनको प्रैंक किया जा रहा है। लेकिन इन वर्ल्ड लीडर्स में से एक आदमी बहुत ही चाव से इस पूरी बात को सुन रहा होता है। वो प्रेसिडेंट से बोलता है कि प्लीज शांति से बैठ जाइए, हमें गेटो की ये बात सुनने की जरूरत है। ये चीज एक्चुअली में एक सोने का खजाना है, अगर हमने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया तो हम पूरी दुनिया से पीछे हो जाएंगे। एंड फिर हमें रिवील होता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि साइरस वेल है, जो कि US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का बंदा है। तो ये एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है अगर आप US गवर्नमेंट को देखोगे। गेटो ने बताया कि जो भी मॉन्स्टर्स मैंने इस रूम में भरे हैं ये आपको थोड़ा भी हार्म नहीं करेंगे, तो आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो। गेटो आगे उन्हें बताता कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कर्स स्पिरिट्स को और जुजुत्सु सॉर्सरर को नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, ना ही उन्हें नॉर्मल कैमरा से कैप्चर किया जा सकता है। अभी जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा फुटेज है जिसको एक ऐसे सॉर्सरर ने रिकॉर्ड किया था जो कि पपेट मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करता है, और इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था उसके पपेट्स के थ्रू। सो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर पपेट मास्टर का मतलब है कि इन्होंने मेकामारू के थ्रू ये पूरा फाइट जो है, मेकामारू की आइज जो है उसके थ्रू ये पूरी शिबुया की जो फाइट है उसको रिकॉर्ड किया था। तभी वर्ल्ड लीडर्स इस पूरे फुटेज को देखते हैं और उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल मूवी जैसा है। तो उधर से वो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाला बंदा बोलता है कि प्रेसिडेंट, लगता है आपको बात समझ में नहीं आई। कर्स एनर्जी एक्चुअली में एनर्जी सोर्स है। अभी के टाइम में पेट्रोलियम में नेचुरल गैस ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इन सभी को हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। लेकिन कर्स एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कि इन सभी चीजों को रिप्लेस कर सकती है, और ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे के पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में। स्पेशली वो सफेद बाल वाला आदमी, वो सफेद बाल वाला आदमी इतना केपेबल है कि वो पूरे के पूरे कंट्री को अकेले ही पावर दे सकता है, और ये पूरी चीजें मैनकाइंड की हिस्ट्री को बदल के रख देंगी। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाला बंदा आगे बोलता है कि ये जो भी एनर्जी सोर्स है जिन्हें हम जुजुत्सु सॉर्सरर बोलते हैं, हमें इन सब के ऊपर तुरंत ही रिसर्च करना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर गेटो उन्हें आगे बताता कि नवंबर के महीने में हर कोई टोक्यो में एक ही जगह पर होगा और सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर एक ही जगह पे होंगे एक रिचुअल के लिए। बताओ मिस्टर प्रेसिडेंट, इस पर आपका क्या कहना है? और फिर वो गेटो से बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स के नाम पे तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे जापानीज सिविलियंस को कैप्चर करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और इस चीज के लिए तुम मेरी पावर एंड पोजीशन का यूज करोगे। और फिर एक लास्ट लाइन, अ हॉरिफाइंग प्रपोजल, व्हाट चॉइसेस वुड दीज ग्लोबल सुपर पावर्स मेक के साथ चैप्टर नंबर 200 खत्म। सो चैप्टर खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। तो ओवरऑल चैप्टर पढ़कर ऐसा लगता है कि कलिंग गेम का इस्तेमाल करके केंजाकू चाहता कि वो किसी तरह से वेस्टर्न सुपर पावर्स को मैनिपुलेट करके वो सॉर्सरर्स के ऊपर कर्स एनर्जी का एक्सपेरिमेंटेशन चालू करे। ये चीज हमने शिबुया इंसिडेंट आर्क में भी देखी
देखी थी जब यूकी केंजाकू से बात कर रही थी। उस समय उसने पॉइंट आउट किया था कि सिर्फ जापानीज लोग ही हैं जो कि कस्ट एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि इन वेस्टर्न सुपर पावर्स के लिए कस्ट एनर्जी की मोनोपोली सिर्फ जापान में ही रहेगी। सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो जापान के बाहर इस कस्ट एनर्जी टेक्निक का यूज कर पाते हैं। इसके अलावा शिबुया आग के बाद मास्टर टेंगेन ने यूजी मेगमी और बाकी सभी लोगों को ये चीज बताई थी कि केंजाकू का मेन एम है वो पूरे के पूरे जापान के लोगों को मास्टर टेंगेन के साथ मर्ज करा के नेशन वाइड एवोल्यूशन करवा पाए। इसका मतलब सिर्फ जापानीज लोग ही ऐसे होंगे जो कि इवॉल्व हो जाएंगे इन बिकमिंग जुजुत्सु सॉर्सरर्स। लेकिन एक रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर था जिसका नाम था रेगी स्टार। ये चीज बस एक सेकेंडरी गोल है। जो मेन एम है केंजाकू का वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। जिसके बाद हमने देखा था कि केंजाकू एक्चुअली में चाइनीज मिनिस्टर से मिलने गया था। कलिंग गेम क्रिएट करके केंजाकू का जो मेन एम है वो कुछ और ही बड़ा है। एंड इसके बाद हमने देखा था कि केंजाकू चाइनीज मिनिस्टर से मिलने गया था। now, अगर केंजाकू का ट्रू एम यही है कि वो जुजुत्सु सॉर्सरर्स की कस्ट एनर्जी का फ्यूल के रूप में यूज करे, तो इसका थोड़ा सा सेंस बनता है कि वो सारे के सारे प्लेयर्स को फोर्स करेगा कि वो अपनी कस्ट टेक्निक को और भी ज्यादा डेवलप करे एंड कलिंग गेम का यूज करके वो स्ट्रॉन्ग जुजुत्सु सॉर्सरर्स को वीक सॉर्सरर से फिल्टर कर सकता है। अभी 807 न्यू प्लेयर्स आए, इसका मतलब केंजाकू पूरा जोर लगा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्ट प्लेयर्स को लेके आ पाए वहां पर। अभी ये चीज सुनने में काफी वियर्ड सा लग रहा है कि अचानक से इतना पॉलिटिकल मैटर कैसे क्रिएट हो रहा है और कस्ट एनर्जी का यूज ये लोग फ्यूल के रूप में कर रहे हैं। बट जहां तक मुझे लगता है कि इस चीज का यूज करके केंजाकू समहाउ वर्ल्ड लीडर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इसके प्लान को यूज करें एंड फिर वो कोई और सा टेक्निक यूज करके पूरा वर्ल्ड वाइड डोमिनेशन पा ले। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसका प्लान इतना कुछ वेग होगा। एंड बीइंग एन एंशिएंट सॉर्सरर मुझे नहीं लगता कि उसको ऐसे किसी पावर हाउस वाले चीजों में कोई इंटरेस्ट होगा। फिर अभी जो कुछ भी है सबसे इम्पोर्टेंट है गोजो सातोरू का रिवाइवल एंड उसके लिए अपने को सुकुना को तो मारना पड़ेगा। इसके अंदर इतना दम है जो 15 फिंगर सुकुना को निपटा पाए। अगले चैप्टर का इंतजार रहेगा एंड इसी के साथ चैप्टर नंबर 200 तो गाइस ये थी मेरी वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 200 ऑफ जुजुत्सु काइसन मांगा। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको अगला चैप्टर चाहिए या नहीं। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। एंड आप डेफिनेटली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और गजब के एनिमे कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।